हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 10 में। पिछले 9 दिनों में हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली है प्रोग्रामिंग के बारे में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, एरे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो एरे अगर आपको नहीं पता क्या होता है, इस लेक्चर के साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस प्यारे लेक्चर के साथ। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और सबसे पहले बात कर लेते हैं एरेस क्या होता है। एरेस के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटा सा आपको टास्क देता हूँ। लेट्स अज्यूम आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और मुझे सबकी एज चाहिए। और वो एजेस आप कैसे बनाओगे प्रोग्राम में? आप बनाओगे इंट एज 1 इज इक्वल्स टू 19, एज 2 इज इक्वल्स टू 21, ऐसे करके। या फिर मैं बोलता हूँ मार्क्स, मुझे 50 बच्चों के मार्क्स चाहिए, तो आप 50 वेरिएबल्स बनाओगे। ठीक है, 50 वेरिएबल्स बनाओगे उनको स्टोर करवाने के लिए। उसके बाद मैं बोलूँगा उसको मुझे प्रिंट करवा के दिखाओ, तो आप सी आउट करोगे। तो उन 50 वेरिएबल्स को आप सी आउट करोगे तब भी आपका 50 लाइन ऑफ कोड लगेगा। 50 वेरिएबल्स बनाओगे तब भी आपका 50 लाइन ऑफ कोड लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ी समस्या थी कि अगर आपको एक जैसा डेटा टाइप, ठीक है ध्यान दीजिए, एक जैसा डेटा टाइप अगर स्टोर करवाना है तो आपको अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया एरेज ने। ठीक है, तो एरेज क्या होता है? एरेज आप समझ सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन कहती है कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स? सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स। एरेज जो होते हैं वो कलेक्शन होता है। एक एरे जो है वो एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का जो कि सेम डेटा टाइप के हैं, प्लेस्ड इन CML, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। अब ये कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन क्या होता है वो थोड़ी देर से समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि एरे क्या है। एरे एक कलेक्शन है। कलेक्शन है मतलब मैंने बोला एज, ठीक है, एज, तो 50 एज चाहिए मुझे, तो मुझे 50 वेरिएबल्स नहीं बनाने, 50 वेरिएबल्स नहीं बनाने हैं, मुझे सिर्फ एक एज का एरे बना देना है। क्यों बना देना है? क्योंकि एरे क्या है? अल्टीमेटली एरे कलेक्शन है। कलेक्शन किसका है? एलिमेंट्स का है। कौन से एलिमेंट्स हो गए मेरे? एज एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो एरे पूरा एक कलेक्शन हो गया मेरे 50 एलिमेंट्स का, सेम डेटा टाइप, सेम इंटीजर। ठीक है, 50 हैं तो 50 के 50 इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो ये मेरा एरे होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। मुझे 50 वेरिएबल्स नहीं बनाने, मैं सिंगल वेरिएबल में 50 एजेस या फिर 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर करवा सकता हूँ इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से 50 वेरिएबल्स को एक में स्टोर करवाना। अब यहाँ पर सिर्फ 50 नहीं, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप स्टोर करवा सकते हैं एक एरे के अंदर। ठीक है, एंड वो एरे भी एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए सेम डेटा टाइप होना चाहिए, सेम डेटा टाइप होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन होगा ये आपका कंपाइलर ध्यान रखेगा। अब कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन क्या होता है? मेमोरी अगर आपको मैं दिखाऊं, मेमोरी मान लीजिए जैसे मैंने बोला था 1 बाइट की मेमोरी, लेट्स अज्यूम ये है, ये 1 बाइट की मेमोरी है। और मैंने आपको बोला था इंटीजर की क्या मेमोरी होती है? 4 या फिर 8 होती है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम 4 बाइट इंटीजर ले रहे हैं। तो 4 बाइट अगर इंटीजर लेता है और अगर मैं बोलता हूँ आपको इंट एज, इंट एज इज इक्वल्स टू 10, ऐसा मैं बोलता हूँ, तो 4 बाइट ले लेगा। ठीक है, ये मान लीजिए 4 बाइट इसने ले ली इंट ने, तो ये 4 बाइट की जगह लेकर के इसने एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड है। तो इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक एड्रेस होगा। लेट्स अज्यूम 101 इसका एक एड्रेस था, तो 101 स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक है, तो एंडिंग एड्रेस क्या हो गया? 101 इसके पास है, 102 इसके पास है, 103 इसके पास है, 104 इसके पास है, तो 104 एंडिंग एड्रेस हो गया। तो इस तरह से इसने 4 बाइट का एक वेरिएबल स्टोर किया है। ठीक है, तो अगर मैं एरे बनाता हूँ तो वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन होगा। कॉन्टिजियस मतलब एक के बाद एक। ठीक है, अभी ये भी मैंने थोड़ा गलत बना दिया है। ठीक है, 102 के बाद 103 और 104 इस तरह से आना चाहिए तो ज़्यादा सही लगता है, 103 104। ठीक है, तो अगर इस तरह से मेमोरी होती ना तो ज़्यादा सही होता है। तो यहाँ पर एज नाम का मेरा वेरिएबल है, उसने 4 बाइट्स ले रखी है, 4 बाइट्स ले रखी क्योंकि वो इंटीजर है। ठीक है, तो ये एज हो गया, 101 से 104 पूरा एज का है। अब इस तरह से मैं अगर एरे बनाता हूँ 50 स्टूडेंट्स की मुझे एज चाहिए, तो 50 इंटू 4 मतलब 200 बाइट्स मेरी एरे जगह लेगा। ठीक है, अब वो कॉन्टिजियस होगा मतलब एक के बाद एक होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंट एज बनाया, अब अगर मैं एक और बना देता, ठीक है, एक और मैं बना देता इंट एज 1 इज इक्वल्स टू
15। तो हो सकता है यहाँ कहीं वो 4 बाइट ले लेता, ठीक है, यहाँ पर। और इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 405, 406, 407 एंड 408, ठीक है, 407, 408। और यहाँ पर हो सकता है उसने एज 1 जो है वो यहाँ पर बना दिया हो। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अलग अलग जगह है। कॉन्टिजेस क्या होता है, एक के बाद एक, कि ठीक है पहला मतलब लेट्स अज्यूम ये 4 बाइट का एक है, ये 4 बाइट का एक है, फिर ये 4 बाइट का एक है, ये 4 बाइट का एक है। ये कॉन्टिजेस होता है कि एक के बाद एक। कॉन्टिजेस क्यों होता है, एक्सेस करने में आसानी होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम अभी समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं एरे में, ठीक है, कॉन्टिजेस मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। तो लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूँ मुझे 5 बच्चों की मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए एक एरे बना दो, तो वो बना देगा। कॉन्टिजेस मेमोरी लोकेशन करेगा मतलब ये 5 मुझे दे देगा कि ठीक है ये 5 है, एक की साइज़ 4 है या फिर 8 है, जो भी इंटीजर की साइज़ है, लेट्स अज्यूम 4 है, तो एक की साइज़ 4 है, 5 × 4 20 बाइट्स का मुझे एरिया अलोकेट करके दे देगा, ठीक है। उसमें मैंने कोई भी मार्क्स स्टोर करवा सकता हूँ मैं, जैसे 65 है, 85 है, 99 है, 94 है, 41 है, ये मैंने मार्क्स स्टोर करवा लिए हैं। अब मैं नीचे इनका एड्रेस लिख देता हूँ। तो जैसे 101 से स्टार्ट हो रहा है, तो 101 से अब 4 बाइट्स आप आगे बढ़ा लो, 102, 3, 4, 5, तो ये 105 हो जाएगा, फिर 109 हो जाएगा, फिर 113 हो जाएगा, फिर 117 हो जाएगा। इस तरह से एड्रेस आगे बढ़ते जाएगा, 444 की आगे जंप लेते जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। तो ये बात हो गई। अब एरे बनाना कैसे है, उसको एक्सेस कैसे करना है, ये सारी बातें अब कोड में करते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने VS कोड में, वहाँ पर सारी बातें करेंगे। नया मैं फ़ाइल बना देता हूँ, नई फाइल का नाम होगा मेरा lecture10.cpp, और आज हम बात कर रहे हैं एरेस के बारे में। #include iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन। मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन की बात कर ली है। पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी फंक्शन की बातें आज भी कर लेंगे एरेस के साथ। अब बात करते हैं शुरू में एरे बनाना कैसे है, ठीक है। एरे तो आपने बता दिया भैया क्या होता है, एरे बनाना कैसे है। तो एरे बनाने का भी एक सिंटेक्स है, हर चीज़ का एक सिंटेक्स है, एरे बनाने का भी एक सिंटेक्स है। कैसे बनाना है, डेटा टाइप लिखो, डेटा टाइप लिखो, जैसे इंटीजर एरे बनाया तो इंट लिखेंगे। उसके बाद एरे का नेम लिखो, ठीक है। तो जैसे मार्क्स मुझे बनाना है तो मार्क्स लिखूँगा। उसके बाद आपको लगाना है ये, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ठीक है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। उसके बाद अंदर लिखनी है आपको साइज़। तो मान लीजिए 5 बच्चों के मार्क्स है तो 5 लिख दिया, ग्रेट। अब इससे क्या होगा, इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, मुझे ऐसा 5 स्पेस मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 101 था तो नेक्स्ट 105 होगा, ठीक है। ये आपका वो 4 बाइट से बढ़ रहा है, ठीक है। अब अंदर जो है गार्बेज वैल्यू होगी, अभी अंदर गार्बेज वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं करा है। जैसे अगर मैं इंट a लिख देता हूँ और उसको प्रिंट करवा देता हूँ बिना लिखे इंट a = 5, तो गार्बेज वैल्यू ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं करा है। उसी तरह से यहाँ पर सारी गार्बेज वैल्यू है। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो अगर मैं लिखता अगर इंट मार्क्स ऑफ 5, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मुझे 5 मार्क्स चाहिए, मतलब 5 साइज़ का एरे चाहिए, = कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अगर सारे मार्क्स लिख देता 95, 45, 65, 93, 49, ऐसे अगर मैं लिख देता तो मेरा ये जो गार्बेज वैल्यू है ये नहीं आता। अब मुझे एक नया एक एरे ऐसा मिलता जिसमें 95, 45, 65, 93, 49 ये स्टोर्ड है, कंटीजियसली स्टोर्ड है, एक के बाद एक स्टोर्ड है। मतलब अगर इसका एड्रेस 101 है तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस अगर 4 बाइट्स ले रहा है तो 105 होगा, उसके नेक्स्ट का 109 होगा, 113 होगा, 117 होगा। ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। तो इस तरह से एरे हम डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। वैल्यूज़ प्रोवाइड भी हम हार्ड कोड कर रहे हैं अभी, उसको हम खुद इनपुट भी ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें समझने से पहले एक बार हम समझते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है एरे में। इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला 5 मार्क्स मैंने स्टोर करे हैं, तो ठीक है आपको समझ आ गया 101 पे पहला मार्क्स स्टोर था, उसके बाद 105 पे था, 109 पे था, 113 पे था, 117 पे था, ठीक है, 5 हो गए।
लेकिन इसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए इंडेक्स दे रखा है एरे ने। तो वो बोलता है कि मैं शुरू करूँगा ज़ीरो से, वो बोलता है मैं शुरू करूँगा ज़ीरो से, उसके बाद 1 2 3 4। मतलब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि जैसे 95 है, 65 है, 45 है, 93 है, 64 है, मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे सेकंड इंडेक्स पर रखे मार्क्स बताओ, तो वो बोलेगा 45। क्यों? सेकंड पे 45 रखा है। सेकंड पे ऐसे देखे तो 65 है, बट वो सेकंड नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4। तो सेकंड पे कौन है? 45 है। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? मेरा 65 है। तो ये इंडेक्सिंग क्यों कर रखी है, ये इंडेक्सिंग क्यों कर रखी है, उसको समझने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसको फटाफट से मैं बता देता हूँ, इतना कोई टफ नहीं है। उसको सीधी सी बात है कि अगर आपको कहीं की एड्रेस पता करनी है, अगर आपको सेकंड इंडेक्स का एड्रेस पता करना है, तो आपके पास बेस एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स का एड्रेस पता करना है, और आपको पता होना चाहिए साइज़ क्या है। साइज़ किसका? जैसे इंटीजर है तो इंटीजर का साइज़। बेस एड्रेस क्या है अभी अपने पास? 101 है बेस एड्रेस, प्लस आपको कौन से इंडेक्स का पता करना है? सेकंड इंडेक्स का, मल्टीप्लाइड बाय साइज़ क्या है? 4। तो ये हो जाएगा 101 प्लस 4 2 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 109। तो 109 आपका एड्रेस है सेकंड इंडेक्स का, ठीक है। ये कैसे हुआ? 2 इंटू 4 कर दिया, सीधी सी बात है। सेकंड इंडेक्स है मतलब इसके पहले दो एलिमेंट्स होंगे, दो एलिमेंट्स की जगह कितनी कितनी जगह लेगी? दो एलिमेंट्स, एक 4 ले रहा है तो 2 इंटू 4 8। बेस एड्रेस 101 है तो 101 प्लस 8, ठीक है। उसी तरह से जीरो इंडेक्स का करना था तो मैं 101 प्लस 0 इंटू 4 करता, तो वो हो जाता 101 प्लस 0। तो इससे पता चल जाता है कि पहला इंडेक्स जो है वो बेस एड्रेस पे रखा है, इसलिए उसको ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग करके रखते हैं, ठीक है। एक्सेस करना है वो कैसे होगा? एक्सेस करने के लिए सिंपल सा सिंटेक्स है। एरे बनाया कैसे? इंट मार्क्स ऑफ 5 और उसके बाद अंदर सारी वैल्यूज़ दे दी। एक्सेस करने के लिए इंडेक्स लिखना पड़ता है, मार्क्स ऑफ, और यहाँ पर आप इंडेक्स लिख दो। ये आपका सिंटेक्स है। जैसे मैं लिख दूँगा मार्क्स ऑफ 0 लिख दूँगा तो ये मुझे देगा 95। उसी तरह से मार्क्स ऑफ 1 लिख दूँगा, ये मुझे देगा 65, ठीक है। तो ये सारी हमने बात कर ली है। इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है कोड करना, है ना। तो एरे बनाएंगे सबसे पहले, इंट इंटीजर का एरे बनाएंगे। मार्क्स कितनी साइज़ है मेरी? 5 है। और सबसे पहले मैं हार्ड कोड कर देता हूँ, 34 56 45 78 98। बहुत बढ़िया। ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। मतलब जितनी साइज़ है उससे लास्ट वाला इंडेक्स उससे हमेशा एक कम होगा। मतलब 5 साइज़ है तो ये लास्ट वाला 4 होगा, n साइज़ है तो n-1 होगा, ठीक है। अब अगर मैं सी आउट करता हूँ मार्क्स ऑफ 0, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं एंडल कर देता हूँ और इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँगा। 0 के बाद मैं कर दूँगा, यहाँ पर 0 है तो इसको मैं कर दूँगा 1, ओके, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। और एक और चीज़ करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं मार्क्स ऑफ 5 कर देता हूँ क्या होता है? अभी इसको कमेंट कर देते हैं, जितना है उतना चला के देखते हैं। मैंने क्या करा? 0 1 2 3 4, ठीक है। एक के बाद एक प्रिंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 34 35 34 56 45 78 98 हो गए प्रिंट। अब इसको कमेंट से हटाते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। मैंने क्या किया? 5th वैल्यू कुछ भी आ गई, कुछ भी आ गई, ठीक है। कुछ भी क्यों आ गई? क्योंकि 5th वैल्यू अब मेमोरी, कोई और मेमोरी इसने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, इसको अगर हटा देता, मैं इसको हटा देता और सेव करता इसको, तो क्या होता? गार्बेज वैल्यू, ठीक है, गार्बेज वैल्यू मिलती, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ नहीं करी है। अब इसको रन करता तो देखिए गार्बेज वैल्यू, इसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ जाएगी। लेट्स अज्यूम मुझे सबसे पहले मार्क्स सारे बच्चों के इनिशियलाइज करने हैं 0 से, कि अभी आपके सबके मार्क्स 0 है, तो मैं कर दूंगा 0, इंट मार्क्स 5 इज इक्वल्स टू 0। सिंगल 0 लिखूंगा सारे 0 हो जाएंगे, सिंगल 0 लिखूंगा सारे 0 हो जाएंगे, ये होता है। अब लेट्स अज्यूम मुझे मार्क्स इनिशियलाइज करना है -1 से, और इसको मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो -1 से सिर्फ पहले स्टूडेंट का मार्क्स होगा, बाकी सारे 0 आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है, वो एक टेक्निकल रीज़न है, वो ज़्यादा डीप डाउन हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि सिर्फ ज़ीरो कर सकते हैं यहाँ पर। अगर फिर भी आप बोलते हैं कि नहीं यार मुझे तो -1 भी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप एक मेथड दे रखा है ना, स्टैंडर्ड इसने नेम स्पेस ने एक मेथड है इसमें, जिसको हम बोलते हैं फिल एन। उसके अंदर अब एरे का नाम देते हैं मार्क्स हमारे एरे का नाम है। उसके बाद हम बोलते हैं कितनी प्लेसेस तक चाहिए, मैं बोलूँगा 5 प्लेसेस तक। क्या चाहिए, मैं बोलूँगा -1, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, फंक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो इससे अगर मैं बोलता हूँ कि मार्क्स मेरे -1 कर दो सारे, तो ये देखो -1 हो गए। अगर मैं बोलता 5 की जगह यार 2, ठीक है, 2 मार्क्स मेरे -1 कर दो, तो शुरू के 2 मार्क्स -1 हो जाते, बाकी सारी गार्बेज वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो ये होता है फिल एन का सेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया मेथड है, पर कोई ज़रूरत लगती नहीं है एज सच, क्योंकि ज़ीरो से ही इनिशियलाइजेशन हमेशा हो रहा होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई एरेज की। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि यार ये लिखना थोड़ा टीडियस हो गया, बात तो वही हो गई, आप कर तो वही रहे हो ना, कि जैसे मार्क्स 0 वेरिएबल बनाया, मार्क्स 1 वेरिएबल बनाया आपने, ठीक है, यहाँ पर लाइन ऑफ कोड बचा लिया इंट मार्क्स करके, कि मैंने 5 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ रहे, एक वेरिएबल में काम हो गया। यहाँ तो आप इतने वेरिएबल्स लिख रहे हो, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिए, मैं बार बार कर रहा हूँ मार्क्स ऑफ 0, उसके बाद मैंने करा ऑफ 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। एक बात तो क्लियर है कि मैं 0 के बाद 1 ही करूँगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा। अगर मेरे को एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें देखनी है तो मैं 4 ऐसे करूँगा एक के बाद एक, क्योंकि कॉन्टीजियस मेमोरी है और ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग है, और इंडेक्स हमेशा 1 से बढ़ता है। तो इंडेक्स हमेशा 0 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा। तो ये मुझे पता है, मैंने कहीं कहीं देख रखा है ये चीज़, मैंने लूप्स में देखी है ये चीज़, कि अगर मैं यार आई को 0 सेट कर दूँ, आई को 0 सेट कर दूँ और आई स्मॉलर देन 5 कर दूँ, तो मेरा आई कैसे चलेगा, और फिर आई प्लस प्लस अगर करता हूँ तो आई कैसा चलेगा, 0 1 2 3 4, वही तो यहाँ पर हो रहा है 0 1 2 3 4। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ेगा मार्क्स ऑफ आई, सिर्फ इतना सा चेंज मुझे करना पड़ेगा। तो मैं लूप की मदद से एरे को प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं लूप की मदद से एरे को प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को अगर मैं हटा दूँ यहाँ पर, और मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, अगर इसको मैं करता हूँ और मैं सी आउट कर देता हूँ मेरे मार्क्स एट आई, तो आई जब जब चेंज होगा तब तब मुझे मार्क्स एट आई भी चेंज होते दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। अभी इसको 0 से इनिशलाइज कर देते हैं और इसको रन करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने फॉर लूप चला करके मेरे पूरे मार्क्स। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ, ये 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये चीज़ मेरी हो गई कि हाँ ठीक है, एरे मैंने बना लिया है और इसको प्रिंट भी मैंने कर दिया है, एक्सेस भी कर लिया, इसको बोलते हैं एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर ली, कितने शॉर्ट में हो गई है। अब 1000 एलिमेंट्स भी होंगे तो भी मेरी इतनी ही नंबर ऑफ लाइन्स लगेंगी, ठीक है, 2 लाइन लूप की, 1 लाइन इनिशियलाइजेशन की, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद हम इनपुट भी ले सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर मैंने इसको 0 कर दिया, उसी जगह मैं इनपुट भी ले सकता हूँ। इनपुट कैसे लूँगा, जैसे मान लीजिए मेरा ये फॉर है, इसको ही मैं कॉपी करके यहाँ पे लूप से इनपुट ले लूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने सीन करा है, सी आउट करा है, उसी तरह से मैं यहाँ पर सीन कर दूँगा, ठीक है। तो सीन हो जाएगा मार्क्स एट आई। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझसे इनपुट मांगेगा। सो 1 2 3 4 5, ये मैंने इनपुट दिया 1 2 3 4 5, और उसने मुझे आउटपुट दे दिया 1 2 3 4 5। तो मैं कोई भी मार्क्स एंटर कर सकता हूँ। इवन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सी आउट एंटर मार्क्स फॉर, फिर मैं लिख दूँगा आई प्लस 1, क्योंकि 0 से हो रहा है तो आई प्लस 1 स्टूडेंट, ऐसा करके मैं लिख दूंगा कि एंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, ये पूछ लेगा मुझसे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये बार बार पूछेगा एंटर मार्क्स फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, मैं बोलूँगा 15, फिर वो बोलेगा एंटर मार्क्स फॉर सेकंड स्टूडेंट 14 13 18 19, और फिर वो सारे स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट कर देगा। तो आप डिफरेंट वेरिएशंस ला करके इसमें खेल सकते हैं, बहुत ही आसान है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ लूप्स है, सी इन है, सी आउट है, ठीक है। तो ये बेसिक्स थे, बिल्कुल एरे के बेसिक्स थे।
अब जो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस पढ़ा था उसको हम एरे के साथ अगर जोड़ लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना सकते हैं प्रिंट करने के लिए। प्रिंट एरे करके एक फंक्शन बना सकते हैं जो इनपुट लेगा एरे। अब एरे इनपुट लेगा तो उसको आप कैसे देंगे, जैसे आप डेटा टाइप लिखते थे वैसे ही आप एरे के लिए लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इंट मार्क्स इनपुट करके मैंने एक नया नाम बना दिया, मार्क्स इनपुट करके एक नया नाम बना दिया। तो यहाँ से मैं दर्शा रहा हूँ कि ठीक है मैं एक एरे इनपुट ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का। अब उस एरे के साथ मुझे क्या करना है, इस मार्क्स इनपुट के साथ मुझे क्या करना है अंदर, वो अब मैं करूँगा। ठीक है, तो मैं लिख दूँगा फॉर इंट आई 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस एंड देन मैं लिख दूँगा सी आउट कर दो मेरा मार्क्स इनपुट ऑफ आई और फिर एक स्पेस दे दो। ठीक है, ये मैंने एक मेथड बना दिया। तो बहुत ही बेसिक सा मेथड है, एक मार्क्स इनपुट एरे जो है वो इनपुट ले रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्विस्ट है ना। अभी इसको मैं यहाँ पर स्टैटिक कर देता हूँ, खुद से यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, एक ट्विस्ट क्या है उसमें मेथड के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी तक क्या होता था, मार्क्स इन प्रिंट एरे को अगर मैं कॉल करूँ, प्रिंट एरे को कॉल करूँ तो यहाँ पर मुझे एरे देना पड़ेगा। तो मैं एरे कैसे दूंगा, मार्क्स। ठीक है, ऐसे एरे दूंगा मार्क्स, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हमको ये यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा इनपुट देना है जैसे मान लो एक इंटीजर वेरिएबल ही दे रहे हो। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको पॉइंटर्स वाले लेक्चर में समझाऊंगा। इसका रीज़न आपको पॉइंटर्स वाले लेक्चर में समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पर मार्क्स इनपुट तो मैंने ऐसा लिखा है कि यार इनपुट के नाम पे आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर मार्क्स इनपुट, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स। लेकिन जब असल में इनपुट देने की बात आई मेथड को या फंक्शन को तो आपने डायरेक्ट मार्क्स लिखा। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको डीए में आना चाहिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वो सारी चीज़ें हम पॉइंटर्स में पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ठीक है, जब मैं फंक्शन बना रहा हूँ उसमें इनपुट टाइप लिखते टाइप यहाँ पर मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और जब दे रहा हूँ इसको इनपुट तब मैं सिर्फ उसका नाम लिखूँगा मार्क्स, दैट्स इट। और जैसे ही आप ये लिखेंगे इसको पूरा एरे जो है एज एन इनपुट मिल जाएगा। अब जब इसको एरे मिल जाएगा तो उसने यहाँ पर प्रिंट भी कर देना है सी आउट की मदद से। तो इसको मैं सेव करके अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने मेथड कॉल किया और यहाँ पर मेरे मेथड से मुझे पूरा आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, तो इसकी मदद से मैंने जो है प्रिंट करवा दिया एरे को। ठीक है, अब एरेज में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछते रहते हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन एरे का है कि जैसे मान लीजिए एक एरे है, आपको उसमें मैक्सिमम जो है एलिमेंट बताना है कि उस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। जैसे इस एरे में अगर बात करें तो 88 है। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं 78 कर देता और यहाँ पर इसको मैं कर देता 98। तो अभी मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 98 है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते रहते हैं। तो एरे में ये क्वेश्चंस है, एरे के काफ़ी क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज़ में मिल जाते हैं। जब हम डीएसए के लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें एरेज ही स्टार्टिंग होती है डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको एरे में मिल जाते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपको लगे हाथ करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीजर रिटर्न कर रहा है वो फाइंड मैक्स इन एरे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो एक इनपुट लेगा इंट और इनपुट लेगा ये मान लीजिए मार्क्स। इनपुट को ही ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, इसने इनपुट लिया। अब मैंने इंट रिटर्न टाइप कर रखा है, मतलब कि मैं आंसर जो है एक बना लेता हूँ इंट आंसर इज इक्वल्स टू, अभी 0 से इनिशलाइज करते हैं और लास्ट में उस आंसर को मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में सीखा था। इस आंसर को मैं रिटर्न कर दूंगा। अब मुझे बेसिक यहाँ पर अपना कोड लिखना है जिससे मैं आंसर में वो मैक्सिमम एलिमेंट ला सकूँ इस एरे का। तो बेसिक सी बात है, मैं फॉर लूप से ट्रैवल कर लूँगा। ठीक है, फॉर लूप से ट्रैवल कर लूँगा एक एक को। अगर ये बड़ा है तो वो आंसर में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले आंसर में मैं पहला वाला एलिमेंट स्टोर कर लेता हूँ, मार्क्स इनपुट एट 0, ये स्टोर कर लेता हूँ कि ठीक है लेट्स अज्यूम पहला वाला एलिमेंट जो है मेरा वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब मैं फॉर लूप लगा दूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई स्मॉलर देन 5 आई प्लस प्लस। और अगर इस फॉर लूप के अंदर मैं बोलूँगा अगर मेरा मार्क्स इनपुट एट आई इज़ ग्रेटर देन आंसर, अगर ये मेरा होता है, अगर मेरा मार्क्स इनपुट एट आई मतलब उस टाइम पे जिस मार्क्स पे मैं हूँ वो मेरा आंसर से बड़ा है। ठीक है, तो आंसर को कर दो आप मार्क्स इनपुट एट आई। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है, इसको सेव करेंगे और इसको अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवाने की जगह मैं लिख दूँगा सी आउट फाइंड मैक्सिमम इन एरे और उसमें मैं दे दूँगा मार्क्स और इसको सेव करके रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम मेरा कौन सा है 98, वो आ गया। ठीक है,
तो ये बेसिक कुछ आपकी स्किल्स होती है, प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है। तो ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत एडवांस क्वेश्चंस है और एरेज के ऊपर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। एरेज का काफ़ी अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, वो एक एक को ट्रैवर्स कर रहा है। इसको बोलते हैं हम ट्रैवर्सिंग। क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो मेरा जो एरे था उसमें एक एक को ट्रैवर्स कर रहा है। एक हमने आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया है, उसमें सबसे पहले हमने पहला एलिमेंट डाल दिया है जो कि था 34। तो आंसर में सबसे पहले 34 हो गया। ठीक है, और क्या है? 45 है, उसके बाद 98 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 78 है। आंसर में सबसे पहले 34 है। फिर फॉर लूप चला मेरा, तो सबसे पहले फॉर लूप ने i इज इक्वल्स टू 0 करा, तो i अभी 34 पे है। तो क्या मेरा मार्क्स इनपुट जो है i, मार्क्स इनपुट एट i मतलब 34 ग्रेटर देन 34 है? नहीं। ठीक है, उसके बाद i मेरा आगे बढ़ा 45। क्या मेरा 45 ग्रेटर देन 34 है? जी हाँ। तो अब मेरा नया आंसर हो जाएगा 45। फिर i एक और आगे बढ़ा 98। क्या मेरा 98 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 45 है? जी हाँ। तो मेरा नया आंसर हो जाएगा 98। फिर एक और आगे बढ़ा 67। क्या 67 98 से बड़ा है? नहीं। फिर एक और आगे बढ़ा 78। क्या 78 98 से बड़ा है? नहीं। तो लास्ट में आंसर क्या बचता है? जो मैक्सिमम होगा वही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। तो अब लास्ट में आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो आपकी साइज़ थी एरे की, ठीक है, जैसे हम फॉर लूप चला रहे हैं तो यहाँ पर आपने लिखा 5, आपने अलग से 5 लिखा क्योंकि आपको पता था 5 है। लेट्स अज्यूम आपको नहीं पता है कि वो 5 है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। अगर मैं लिखता हूँ साइज़ ऑफ और मैं लिखता हूँ अंदर अपने मार्क्स कि ठीक है, मेरा जो मार्क्स पूरा एज अ होल जो एक एज अ वेरिएबल काम कर रहा है उसका साइज़ मुझे बताओ, उसको डिवाइड कर दो साइज़ ऑफ मार्क्स 0। ठीक है, लेट्स एज्यूम आपको नहीं पता। अब मार्क्स 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये एक इंटीजर है। मार्क्स 0 एक इंटीजर है। कोई भी मार्क्स पे किसी भी इंडेक्स पे रखा हुआ क्या है? इंटीजर रखा हुआ है, क्योंकि इंटीजर आपने एरे बनाया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइज़ ऑफ इंटीजर भी लिख सकते हैं आप। लेकिन लेट्स एज्यूम आपको डेटा टाइप भी नहीं पता, इसलिए आप लिख देते हैं मार्क्स 0। ठीक है, तो साइज़ ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा? लेट्स एज्यूम 4 आपका इंटीजर का साइज़ है, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 5, वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय एक इंटीजर का साइज़ 4 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 8 होता तो 8 5 ज़ा 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 आपका 5 आ जाता। तो एक बेसिक फंडा होता है आपके साइज़ को निकालने का, क्योंकि बहुत बार होता है आपको साइज़ नहीं पता होता है एरे का, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बार साइज़ निकाल करके यहाँ पर मैं बोल दूँगा एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल इंट साइज़ एरे, साइज़ एरे इज इक्वल्स टू साइज़ ऑफ, पहले मैं बोल दूँगा मार्क्स डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ मार्क्स एट 0। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको अगर कॉपी करके ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर साइज़ आ चुका है। अब इस साइज़ को मैं सेंड भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर अगर 5 नहीं लिखना है तो इस साइज़ को मैं एज अ पैरामीटर भी सेंड कर सकता हूँ। मैं बोल दूँगा इंट एस। ठीक है, एस मतलब साइज़, मैं आई स्मॉलर देन एस कर दूँगा। ठीक है, और उसी तरह से फाइंड इन मैक्सिमम में भी मैं बोल दूँगा इंट एस और यहाँ पर आई स्मॉलर देन एस कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा साइज़ का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्क्स के साथ मैं साइज़ भेज सकता हूँ। तो सेम चीज़ काम करेगी, मेरा प्रोग्राम उसी तरह से काम करेगा। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइज़ ARR भेजना पड़ेगा, साइज़ ARR, और मैं यहाँ पर सी आउट भी कर लेता हूँ, सी आउट कर लेता हूँ साइज़ इज इक्वल्स टू, और मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ अपना साइज़ ARR। ठीक है, साइज़ ARR, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले तो मैक्सिमम फाइंड कर लेगा क्योंकि इसको साइज़ मिली है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज़ भी हमें 5 मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एरे के बेसिक प्रॉब्लम्स थे और बेसिक आपको एरे का एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी बातें करेंगे एरेस के बारे में, क्योंकि पॉइंटर्स के साथ भी एरेस काम करते हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक में आपको एरेस का यूज़ लेना पड़ेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे पॉइंटर्स के साथ। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।